मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। जिस वक्त एक आदमी उनके प्रोटेस्ट में अगर भूख हड़ताल पर बैठा है, ठीक उसी समय उन्हीं के मुंह पर विजेता दैया जैसे लोग स्टेज पर चढ़कर ठुमके लगा रहे हैं। क्या यहाँ के ऑर्केस्ट्रा चला रखा है कि प्रोटेस्ट में भीड़ नहीं आ रही, या प्रोटेस्ट में आए जो लोग हैं वो कहीं बोर होकर घर ना चले जाए, तो उनके मनोरंजन के लिए ठुमके लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके, जो कॉकरोच बनकर बड़ा क्रांतिकारी बना फिर रहा था, जब उससे खुद के भूख हड़ताल के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब क्या दिया कि अगर हम सब भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो इस प्रोटेस्ट को मैनेज कौन करेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब ये बंदा जो खास अमेरिका से इंडिया आया था, वो देश में क्रांति लाने आया था या इवेंट मैनेज करने। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इन दो चेहरों की नहीं है, असली सवाल तो उस पूरे इकोसिस्टम पर है जो आम आदमी के जज्बात, उनके गुस्से और उनकी तकलीफों को अपने फायदे के लिए यूज करता है। एक तरफ आम आदमी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सड़क पर बैठा था, तो वहीं दूसरी तरफ इन बड़े बड़े क्रांतिकारियों के लिए प्रोटेस्ट सिर्फ एक कंटेंट मैनेजमेंट का जरिया बन जाता है। एक ऐसा इवेंट जहाँ मीडिया की टीआरपी है, स्टेज का एंटरटेनमेंट है, लेकिन कैमरा हटते ही सारी क्रांति गायब हो जाती है। तो क्या सच में किसी की हक की लड़ाई है, या फिर आम जनता के भरोसे के साथ खेला गया सबसे बड़ा कॉर्पोरेट गेम? चलिए आज इसे डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। तो ये जो तमाशा आपने अभी देखा, ये सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप नहीं है, ये पूरे सिस्टम का एक्सरे है जो दिखाता है कि मॉडर्न दौर में क्रांति का सॉफ्टवेयर कैसे करप्ट हो चुका है। एक तरफ एक 60 साल का बुजुर्ग जंतर मंत्र की तपती धूप में अपनी जान दाव पर लगाकर भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन ठीक उसी के पैरेलल वहां एक सस्ता डिजिटल सर्कस चल रहा है। सवाल बहुत सिंपल और सीधा है, क्या इस प्रोटेस्ट का मुद्दा धीरे धीरे पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएशन और आइडियोलॉजिकल मैसेज के पीछे दबा दिया गया? क्योंकि किसी भी प्रोटेस्ट का एक कोर ट्रिगर होता है, कुछ ऐसी मांगे जो देश के लाखों लोगों और उनके वजूद से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वो किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं। और इस प्रोटेस्ट की शुरुआत भी एक ऐसे ही बहुत बड़े सिस्टम फेलियर की वजह से हुई थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हुई इरेगुलरिटीज और बार बार पेपर का लीक होना हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा कलंक बन चुका है। इसी के चलते बहुत से बच्चों ने इस सिस्टम फेलियर से तंग आकर सुसाइड कमिट करते हुए अपनी जान दे दी। अब जब हमारे देश में इतना सब कुछ हो गया, तो आपको नहीं लगता कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए था? क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक देश में जब भी कोई गलती या गुनाह करता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए उससे उसका हिसाब मांगा जाता है, ना कि उसे नजरअंदाज करते हुए ऐसे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के केस में क्या हुआ? जब नीट जैसा इतना मेजर पेपर लीक हो गया तो क्या कार्रवाई हुई? कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और पेपर रिकंडक्ट करवा दिया गया। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें एजुकेशन मिनिस्टर की क्या गलती थी, अगर कुछ लोगों ने एग्जाम सेंटर से ही पेपर चुराकर उसे लीक कर दिया? तो यह मेरा भी एक सवाल है कि हमारे देश में एजुकेशन मिनिस्टर का क्या रोल होता है? यही ना कि वो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार करें, नेशनल पॉलिसीज बनाई जाए और सबसे इम्पोर्टेंट इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे देश में सभी एग्जाम्स फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट हो। अब जब ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से ना हो रही हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऑफ कोर्स हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि धर्मेंद्र प्रधान है। अगर आपको अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने वाली बात में कोई भी झिझक हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये साल 2026 का नीट पेपर कोई पहली बार लीक नहीं हुआ था, बल्कि साल 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था और उस वक्त भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ही थे। इसके अलावा अगर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट खोलकर देखी जाए तो अकेले पिछले 5 साल में पूरे देश के अंदर 18,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स पर ताला लग चुका है। इवन नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में लगभग हर रोज 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, क्योंकि उनमें बच्चों का एनरोलमेंट 2.26 करोड़ तक गिर चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक डिकेड में पूरे देश भर में 94,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल्स बंद हो चुके हैं। तो ये कोई छोटा मोटा स्टैटिकल एरर तो नहीं है, बल्कि साफ तौर पर पूरे देश के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। नीति आयोग की रिपोर्ट साफ बताती है कि हर साल हजारों स्कूलों पर ताले लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स ही नहीं है। अब देखा जाए तो एक तरफ सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो बचे कुछ स्टूडेंट्स मेहनत कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक पहुंचते हैं
उन्हें पेपर लीक का तोहफा दिया जाता है। तो अब सवाल तो पूछा जाएगा, पेपर लीक जैसे इतने बड़े स्कैम के बाद सिर्फ एनटीए के डायरेक्टर को बदलकर सीबीआई की इंक्वायरी बिठा देने से काम तो नहीं चल सकता। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद मोरल ग्राउंड्स पर रेजिग्नेशन दे दिया। वो था एक लोकतंत्र का स्टैंडर्ड, और आज का स्टैंडर्ड ये है पेपर लीक हो जाए, बच्चों की उम्मीद टूट जाए, कोर्ट सरकार को फटकार लगाए, पर मंत्री जी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। आज सोनम वांगचुक को धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हुए 16 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अब अगर कल को सोनम वांगचुक भूख हड़ताल करते करते अपना दम तोड़ देंगे तो क्या धर्मेंद्र प्रधान तब रिजाइन करेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाना तो जरूरी है। हालांकि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वो असल में एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो जंतर मंतर से क्रांति लाने के नाम पर इस प्रोटेस्ट के जरिए एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, और हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत साफ तौर पर दिखाई देती है। इसके अलावा इस प्रोटेस्ट से जुड़े सभी लोग एक ही विचारधारा से जुड़े वही डफली बजाने वाले लोग हैं, जिनका फोकस इस प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ज्यादा अपना खुद का प्रोपेगेंडा फैलाना है, फिर चाहे वो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा हो या जेएनयू वाला प्रोपेगेंडा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। तो सती तो फुल इम्प्रेस यार, क्या कूल बंदा है। बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। अगर आप उमर खालिद का सपोर्ट भी करते हो तो आप देशद्रोही नहीं हो।